नमस्कार। अब राजमहल में रानी मुरा, मंत्री शकटार और सेनापति भागुरायण चाणक्य के सहयोगी बन चुके थे। योजना अनुसार मुरा ने राजा को पूरी तरह अपने मोहपाश में जकड़ लिया था, इतना कि उसने राजकाज से भी ध्यान हटा लिया था। यहाँ तक कि उन्होंने राज दरबार में जाना भी बंद कर दिया था। राजा नंद के परम विश्वास पात्र और स्वामी भक्त अमात्य राक्षस को इस स्थिति ने अत्यंत चिंता में डाल दिया था। अमात्य राक्षस राजा से बार बार आग्रह करते और वे टाल जाते। ऐसे में राक्षस बहुत परेशान थे और उनका ध्यान इस समस्या पर ही केंद्रित था। उनकी इसी मनोदशा और असावधानी का लाभ लेकर चाणक्य ने उनके एक सहयोगी को साध कर अमात्य की मुद्रा प्राप्त कर ली और फिर राक्षस की ओर से ही राजा पर्वतेश को एक पत्र भेजा गया कि समय अनुकूल है, एक निर्धारित समय पर आक्रमण करो तो मगध आपके कब्जे में आ जाएगा। स्वाभाविक ही अमात्य राक्षस की मुहर लगे इस पत्र को राजा पर्वतेश ने सही ही माना और उनकी बाँछें खिल गईं। इसी प्रकार का एक पत्र अमात्य राक्षस के बाल्य मित्र व नगर के प्रमुख जौहरी चंदन दास को भी लिखा गया कि एक गुप्त कार्य के लिए आपके घर से एक सुरंग खोदी जानी है। उनकी सहमति मिलनी ही थी। उसके बाद यह सुरंग उनके घर से राज दरबार तक खोदी गई और निर्धारित समय पर चाणक्य की विश्वास पात्र भील सेना भी पाटलिपुत्र में गुपचुप आ पहुंची और फिर निर्धारित दिवस पर रानी मुरा ने ही आग्रहपूर्वक राजा को राज दरबार में जाने के लिए प्रेरित किया और राजा नंद ठाट बाट के साथ रवाना हुए। लेकिन राजा को रवाना करने के बाद मुरा को लगा कि वस्तुतः आज तो उनकी जान ली जा रही है। उनका महिला मन जाग उठा। इस स्थिति की पूर्व कल्पना से सावधान चाणक्य ने तुरंत जाकर उनसे भेंट की और बताया कि जिसे वे अपना भतीजा समझे हुए हैं वे वस्तुतः चंद्रगुप्त उनका अपना बेटा है। साक्ष्य के रूप में वे रक्षाबंध भी बताया जो बचपन में बालक के हाथ पर बांधा गया था। रानी और भी भड़क उठी और बोली कि अब तो राजा उसे बड़ा बेटा होने के कारण स्वतः अपना उत्तराधिकारी बना देंगे, अतः उनकी जान लेने की क्या आवश्यकता है। और वे भी राजा के पीछे पीछे दरबार की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन कमान से छूटा तीर क्या वापस आता है? चंदन दास के घर से राज दरबार के बाहर तक खोदी गई सुरंग का अंत जिस जगह पर हुआ था वहां एक बड़ी खाई बना दी गई थी। जैसे ही राजा उस स्थान तक पहुंचे, अमात्य राक्षस की जय जयकार करते हुए भीलों ने उनके दल पर धावा बोल दिया। राजा नंद और उनके 8 बेटों को खाई में फेंक दिया गया। खाई में पहले से ही उपस्थित सैनिकों ने किसी को नहीं छोड़ा। तब तक रानी मुरा भी वहां आ पहुंची और यह नज़ारा देखकर वे ही खाई में कूद गईं। ये कृत्य करने वाले सैनिक चूंकि अमात्य राक्षस की जय जयकार कर रहे थे, अतः सभी ने माना कि यह हत्याकांड राक्षस ने ही करवाया है और पूरे नगर में राक्षस की निंदा होने लगी। तब तक एक और सूचना मिली कि पाटलिपुत्र पर राजा पर्वतेश ने हमला कर दिया है। सेनापति भागुरायण और चंद्रगुप्त के नेतृत्व में पाटलिपुत्र की सेना ने पर्वतेश का सामना किया और पराजित कर चंद्रगुप्त ने पर्वतेश को जिंदा पकड़ लिया। विजेता चंद्रगुप्त की नगरवासियों ने जय जयकार की। देखते ही देखते चंद्रगुप्त एक नायक बन गए और स्वामी भक्त राक्षस एक खलनायक। पराजित पर्वतेश से जब दरबार में आक्रमण का कारण पूछा गया तो स्वाभाविक ही उसने राक्षस द्वारा दिए गए आमंत्रण की जानकारी दी। रही सही कसर चंदन दास ने पूरी कर दी। राक्षस के उस बाल्यकाल के मित्र ने जब यह बताया कि उसने अपने घर से सुरंग खोदने की अनुमति भी राक्षस के पत्र के कारण दी, तो किसी को रंच मात्र भी संदेह नहीं रह गया कि समूचे कांड के पीछे राक्षस की महत्वाकांक्षा ही है और उसने स्वयं राजा बनने के लिए यह मार्ग अपनाया है। जब लोगों को यह ज्ञात हुआ कि चंद्रगुप्त और कोई नहीं बल्कि राजा नंद का बड़ा बेटा ही है, तब तो उन्होंने चंद्रगुप्त को सर पर ही बिठा लिया और बिना किसी विघ्न बाधा के उसका राज्याभिषेक संपन्न हो गया। लेकिन राक्षस तो सब समझ चुके थे।
अतः वे पाटलिपुत्र को छोड़कर आसपास के राजाओं से संपर्क साधने निकल पड़े। उनकी योजना थी कि सब राजाओं की एक संयुक्त सेना पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर चंद्रगुप्त और चाणक्य का मान मर्दन करे। लेकिन क्या यह इतना आसान था? क्योंकि सब छोटे छोटे राजा पाटलिपुत्र की विशाल सेना से भय कंपित थे। किंतु जब बंधन मुक्त हुए पर्वतेश से राक्षस ने संपर्क किया तो सब षड्यंत्र समझकर और बदले की आग में जलते हुए वे उसके साथ हो गए। उस दौरान राक्षस ने चंद्रगुप्त को मारने के कई प्रयत्न किए। एक वैद्य को उपचार के बहाने विष देने भेजा गया, किंतु सतर्क चाणक्य ने वह दवा पहले वैद्य जी को ही पिला दी और वे बेचारे खरामा खरामा देवलोक को प्रस्थान कर गए। राजमहल के जिस कक्ष में चंद्रगुप्त को रात्रि विश्राम करना था, राज्य का महामात्य होने के कारण राक्षस को जानकारी थी कि उसमें एक तहखाना व सुरंग है। सुरंग के माध्यम से उसने तहखाने में योद्धाओं को पहुंचा दिया ताकि वे रात्रि को सोते समय चंद्रगुप्त का काम तमाम कर दें। लेकिन जमीन में से चींटियों को निकलते देख चाणक्य को संदेह हुआ और उन्होंने उस कक्ष को ही जला डाला। बेचारे सभी योद्धा उसमें ही जल मरे। लेकिन राक्षस ने हिम्मत नहीं हारी और एक विषकन्या को चंद्रगुप्त का शिकार करने को भेजा। लेकिन सजग चाणक्य ने उस विषकन्या का प्रयोग पर्वतेश पर ही करवा दिया। नतीजा चाणक्य के मन माफिक ही हुआ और पर्वतेश मारे गए। चाणक्य ने सोचा था कि पर्वतेश से मैत्री संबंध स्थापित कर चूंकि उन्हें मुक्त किया गया है, अतः इसका दोष भी राक्षस के माथे ही मढ़ा जाएगा। लेकिन उन्होंने राक्षस के बुद्धि कौशल को कम समझा था। जनता ने तो वही समझा जो चाणक्य चाहते थे, किंतु राक्षस पर्वतेश के पुत्र मलय केतु को यह समझाने में सफल रहे कि वस्तुतः उसके पिता की हत्या चाणक्य के कारण हुई है। बस फिर क्या था, क्रुद्ध मलय केतु ने राक्षस के साथ मिलकर पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। चाणक्य समझ चुके थे कि जब तक राक्षस हाथ में नहीं आते तब तक चंद्रगुप्त का शासन स्थिर नहीं हो सकता। अतः उन्होंने राक्षस को साधने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इसका बड़ा ही रोचक वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखित मुद्रा राक्षस नाटक में किया गया है। वैसे मूलतः मुद्रा राक्षस महाराज पृथु के पुत्र संस्कृत के प्रख्यात कवि विशाखदत्त लिखित है। इसका वर्णन अगले अंक में। तब तक देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।